इस वीडियो में हम लोग पाथफाइंडर के लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का एक ऐसा प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको सोचने में मजबूर कर देगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। मैंने इस प्रॉब्लम को दो डिफरेंट मेथड से डिस्कस किया है। जो पहला मेथड है वो फंडामेंटल मेथड है और जो दूसरा मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा पसंद आया। और इस वीडियो को आपको थॉरली देखना है अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। तो चलिए समझते हैं कि जो प्रॉब्लम का सिचुएशन है वो क्या है। तो आपके सामने एक डायग्राम है। यहाँ पे एक ट्रायंगुलर वेज है, ठीक है ना, जिसका मास कैपिटल एम दिया हुआ है और इसके टॉप पे एक स्मॉलर ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल एम है। इस ट्रायंगुलर वेज का जो इंक्लिनेशन है वो थीटा है और ये जो स्मॉलर ब्लॉक इसको हम रिलीज करते हैं जब यहां से, तो उसका जो रिजल्टेंट पाथ है जो ग्राउंड के फ्रेम में है, राइट, वो फाई के एंगल पे दिया हुआ है, राइट। थीटा का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है और जो फाई का वैल्यू है 60 डिग्री है। जितने भी कॉन्टैक्ट सरफेस हैं सारे फ्रिक्शनलेस है, कहीं भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है। तो हमें बताना है यहाँ पर कि जो स्मॉल एम है और जो कैपिटल एम है उसका रेशियो क्या होगा अगर इस ब्लॉक का जो रिजल्टेंट पाथ है ग्राउंड के फ्रेम में वो इसको अगर फॉलो करता है। तो हमें बताना कि m बाय m का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ठीक है। सो आई होप सिचुएशन आपको क्लियर है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन की। सो डेफिनेटली हमें यहाँ पर एग्जैक्टली शुरू में पता नहीं चलता है कि हम किस तरीके से अप्रोच करें, क्योंकि यहाँ पर एक रिजल्टेंट पाथ हमें दिया हुआ है। जो ब्लॉक जो इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है उसका एक रिजल्टेंट पाथ दिया हुआ है। सो वी एक्चुअली डोंट नो हाउ टू अप्रोच इट, बट ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन अगर हमें पता है कि हम इक्वेशन मोशन किस तरीके से लिख सकते हैं तो फिर इसको सोचना मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेथड 1 जो फंडामेंटल मेथड है और उसके बाद मैं मेथड 2 को डिस्कस करूंगा। सो मेथड 1 की पहले बात करते हैं। सो मेथड 1, राइट, मेथड 1 बेसिकली आप कह सकते हो कि इसमें हम लोग, क्योंकि ये जो पाथ दिया हुआ है ये ग्राउंड के फ्रेम में दिया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं कि ब्लॉक और वेज पे, है ना, कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है ग्राउंड के फ्रेम में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, अगर आप ग्राउंड के फ्रेम में लिखोगे तो पहले ब्लॉक का देखते हैं कि उसका मोशन कैसा हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में क्या कन्वीनियंट होता है ना कि, अच्छा ये तो बात समझ में आ ही रही हो कि यहाँ पे ये जो ट्रायंगुलर वेज जिसका मास m दिया हुआ ये भी मूवेबल होगा, ऑफ कोर्स दोनों ही मूव करेगा और उसका ये जो रिजल्टेंट पाथ है वो इधर दिया हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में क्योंकि यहाँ पे जो ट्रायंगुलर वेज है वो भी मूव कर रहा है तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है अगर हम इसके मोशन को इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर में स्प्लिट कर लें, तो थोड़ा ऑब्जर्व करना आसान हो जाता है। तो जैसे लेट्स से कि इस पर अगर हम फोर्स देखें तो फोर्स कौन कौन सा काम कर रहा हो, तो नॉर्मल इधर काम करेगा, राइट, mg cos थीटा इस तरफ काम करेगा और mg sin थीटा जो होगा इस तरफ काम करेगा, राइट, mg sin थीटा इस तरफ काम करेगा। ये जो भी हम यहाँ पे फोर्स लिख रहे हैं सब ग्राउंड के फ्रेम में लिख रहे हैं, राइट। तो लेट्स से कि इसका ये जो वेज का इंक्लाइन प्लेन है इसके अलोंग जो इसका एक्सेलरेशन है वो a पैरेलल है और इसके परपेंडिकुलर इसका जो एक्सेलरेशन है a परपेंडिकुलर है, राइट। सो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें अलोंग द इंक्लाइन तो एक्सेलरेशन इसका सिंपली जो होगा a पैरेलल होगा, हम देख सकते हैं वो कितना हो जाएगा, ये g sin थीटा होगा। ये जो एक्सेलरेशन ये ध्यान रखना है ये ग्राउंड के फ्रेम में है अलोंग द इंक्लाइन, ठीक है। तो किसी एक डायरेक्शन में ऑफ कोर्स इसका ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी है। तो ये वन ऑफ द कंपोनेंट है जिसका वैल्यू जी साइन थीटा होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा ही फोर्स काम कर रहा है इन ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। अब अगर हम तो ऑफ कोर्स ये वैल्यू रख दें यहाँ पर, तो ये जी थीटा का वैल्यू यहाँ पे 30 दिया हुआ है तो जी साइन 30 डिग्री ये जी बाय 2 हो गया, ठीक है। अब नॉर्मल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, तो एम जी कॉस थीटा, तो mg cos 30 डिग्री माइनस नॉर्मल फोर्स जो होगा ये होगा m इंटू ए परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में हो गया। इसका फर्दर हम वैल्यू रख सकते हैं √3 mg बाई 2 माइनस नॉर्मल, ये हो जाएगा m इंटू ए परपेंडिकुलर, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्योंकि a पैरेलल इधर है a परपेंडिकुलर इधर है तो हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस दोनों का जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा कहीं इस डायरेक्शन में होगा जो फाई क्वेश्चन में मेंशन है, जो फाई क्वेश्चन में मेंशन है। फाई यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, राइट।
तो अगर मेरे को लिखना है तो अगर ये फाई है तो ऑफ कोर्स ये पूरा एंगल जो होगा ये 60 है तो ये पूरा 60 होगा। अच्छा ये 30 है, ये 30 है, तो ये 30 होगा, राइट। तो ये वाला जो एंगल होगा आप देख सकते हो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ज्योमेट्री है। ये 60 तो एंटायर ये 60, ये 30 तो ये 30, ये 30 तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। सो हमें यहां से क्या पता चला कि जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन में ग्राउंड के फ्रेम में, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो tan 30 डिग्री होगा वो कितना हो जाएगा, वो होगा a परपेंडिकुलर बाय a पैरेलल, राइट। और ये 1/√3 होता है। और यहाँ पे a पैरेलल हमें ऑलरेडी पता है, a पैरेलल मेरा g/2 है, तो a जो परपेंडिकुलर होगा ये a पैरेलल बाय √3 विच इज, और ये a पैरेलल मेरे को पता है g/2, तो ये g/2√3 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। तो मेरे पास a परपेंडिकुलर आ गया, a पैरेलल भी मेरा डिफाइन हो गया। ठीक है, और यहां पर है ना, यहां पर अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें फाइनली रेशियो चाहिए m और कैपिटल M का, तो एक बार हमें वेज का भी देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, जो ट्रायंगुलर वेज है वो कैसे मूव कर रहा है। तो इस नॉर्मल का एक रिस्पॉन्स इधर भी आएगा, है ना, इस तरफ आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि इन सब फोर्स के अलावा एक ग्राउंड भी, लेट्स से कि जैसे वेज की हम बात करें तो ग्राउंड भी एक नॉर्मल इधर लगा रहा होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, mg इस पे नीचे काम कर रहा होगा, बट वो बैलेंसिंग होगा, इस डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है तो मैं उसको दिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, बट वो ऑब्वियसली काम कर रहा है। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ऑफ कोर्स ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा, और इसका जो कंपोनेंट होगा यही इसको फॉरवर्ड एक्सेलरेशन देगा, राइट। एक्सेलरेशन का इस डायरेक्शन में होगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो n sin 30 डिग्री होगा, n sin 30 डिग्री, ये क्या होगा, कैपिटल जिसका कैपिटल M है, और इसका एक्सेलरेशन हमने इस डायरेक्शन में a लिया है, राइट। अब यहां पर एक और रिलेशन क्या आ जाएगा इस जगह, आप देखोगे ठीक से, तो जैसे यहां पर क्योंकि इस डायरेक्शन में कांटेक्ट बना हुआ है, राइट, जो नॉर्मल डायरेक्शन आप देखोगे तो ब्लॉक और वेज के बीच का जो कांटेक्ट बना हुआ है, तो ऐसा होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे हमने यहाँ पे देखा था, इस ब्लॉक का दो कंपोनेंट था, एक ए परपेंडिकुलर था, एक ए पैरेलल था। ठीक है, और यहाँ जो वेज है इसका जो एक्सेलरेशन है ए इस डायरेक्शन में है। अच्छा ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री था, राइट, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब क्योंकि इस डायरेक्शन में कांटेक्ट बना हुआ है तो हम डेफिनेटली क्या कह सकते हैं कि जो ए परपेंडिकुलर होगा, राइट, ए परपेंडिकुलर जो होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू ए cos 60 होना चाहिए, तभी ये इस डायरेक्शन में इसका कांटेक्ट बना रहेगा, राइट। थ्रू आउट ये कांटेक्ट में है तो यहाँ पर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा। तो यहां से ए पैरेलल हो गया a/2, या आप ए भी ए कह सकते हो, ए का वैल्यू मेरे पास आ गया ट्वाइस ऑफ ए परपेंडिकुलर, और ए परपेंडिकुलर जो यहां से है वो g/2√3 है, राइट, g/2√3, तो ये वैल्यू आ गया g/√3। अब हमारे पास सारा एक्सेलरेशन आ गया, ए आ गया है हमारे पास, ए परपेंडिकुलर ए पैरेलल है, राइट। और अब हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे n sin 30 यहाँ पे ma था तो आप इसको लिख सकते हो n/2 मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का वैल्यू रख दो यहाँ पर mg/√3, और यहां से नॉर्मल का वैल्यू है ना, तो यहां से आप नॉर्मल को mg cos 30 डिग्री इस इक्वेशन से इसको आप इधर ले आओ, तो नॉर्मल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल आप यहां से लिखोगे तो ये हो जाएगा √3 mg/2 माइनस m a परपेंडिकुलर, और a परपेंडिकुलर जो था हमारा वो कितना था, वो था g/2√3, सो m इंटू g डिवाइड बाई 2√3, राइट। सो ये हो गया हमारा, सो n का वैल्यू हम लोग रख रहे हैं यहाँ पर, सो mg/2√3, सो ये आ गया इनटू हाफ, ये कितना आ जाएगा mg/√3। अब आप देख सकते हो इस इक्वेशन से हमारा, क्योंकि यहाँ पे ये g भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑफ कोर्स ये g कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ, और यहाँ पर m भी बाहर निकाल सकते हो। तो m बाहर निकालोगे तो आपके पास जो इक्वेशन बचेगा वो क्या बचेगा, ये हो गया √3/2, ये √3/2 माइनस ये हो जाएगा 1/2√3, 1/2√3, और राइट साइड में जब आप लिखोगे सो m/√3, m/√3। सो यहां से ये वैल्यू हमें m/m चाहिए, तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करो, √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 - 1/2√3 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे m/√3 ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर आप √3 करोगे, 3 माइनस, और यहाँ पे ये हाफ छूट गया हमारा, राइट, ये हाफ छूट गया यहाँ पर, ये हाफ यहाँ पे छूट गया था हमारा, तो इंटू हाफ
ये m/√3, या ये जो हाफ था, राइट, ये यहाँ पे छूट गया था। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 3 - 1 ये 2 हो जाएगा, ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो m/m का जो रेशियो होगा ये 2:1 हो जाएगा, ठीक है। सो डेफिनेटली इस मेथड में हम लोगों ने बिल्कुल जो फंडामेंटल इक्वेशंस होता है उसको देखा था, और हम लोगों ने क्या किया कि जो मोशन है उसको अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर द इंक्लाइन हमने स्प्लिट कर लिया, और ये सारा एक्सेलरेशन ग्राउंड के फ्रेम में है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो दूसरा मेथड है, राइट। तो वहां जो अप्रोच है थोड़ा सा अलग है ना। वहां पर हमें सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करना है, तो उससे भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो ये आपका फंडामेंटल मेथड हो गया, और जो दूसरा मेथड है वो सेंटर ऑफ मास को हम लोग यूज करते हुए बनाएंगे, ठीक है। सो मेथड 2 की बात करते हैं। सो मेथड 2 में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये जो ट्रायंगुलर वेज था हमारा, राइट, ट्रायंगुलर वेज था, ये मेरा थीटा था 30 डिग्री, ये रिजल्टेंट पाथ था, ठीक है ना, ये रिजल्टेंट पाथ था 5 पे, इट वाज 60 डिग्री, ये ब्लॉक एम था हमारा, ठीक है। सो यहां पर हम लोग क्या करते हैं ना, इसके मोशन को, क्योंकि ये इस वेज पे है, इस वेज पे है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन लेते हैं, ए रिलेटिव, जो कि इस ब्लॉक का इस वेज के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। और क्योंकि ये वेज पे भी मूव कर रहा है तो वेज का भी अपना एक्सेलरेशन वो भी इसके पास होगा, तो एक एक्सेलरेशन ए इस तरफ होगा इसका, ठीक है ना। तो जैसे ये वेज है, ये हमारा वेज है, ये वेज है, ये फाई था हमारा, ठीक है ना। तो जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना इसका भी होगा, राइट। तो इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा ग्राउंड के फ्रेम में, ये ए, और ये जो हमने रिलेटिव एक्सेलरेशन लिया है वेज के फ्रेम में, इस दोनों का वेक्टर रिजल्टेंट होगा, ठीक है। और हमें यहाँ पे रिजल्टेंट पाथ भी दिया हुआ है, आप देखो ठीक से। तो यहां पर क्या होगा, इस ए रिलेटिव, जैसे ये थीटा है, राइट, ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, और इस ए रिलेटिव का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि रिजल्टेंट पाथ जो है, अगर आप देखोगे तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में जो होगा वो क्या लिख सकते हैं, ए रिलेटिव कॉस थीटा, और इधर एक्सेलरेशन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन में है क्योंकि वेज मूव कर, वेज के साथ ये भी मूव कर रहा है, तो इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा ए रिलेटिव कॉस थीटा माइनस ए होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो होगा वो होगा ए रिलेटिव साइन थीटा होगा, करेक्ट। अब ये जो जितना भी मैंने एक्सेलरेशन लिखा ये सब अब ग्राउंड फ्रेम में आ गया, ठीक है। और ये रिजल्टेंट पाथ दिया हुआ मेरे पास, राइट, ये जो पाथ है ये इसका फाई दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये फाई है, ऑफ कोर्स ये भी फाई हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहां से tan फाई का जो वैल्यू होगा, tan फाई का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, वो होगा ए रिलेटिव साइन थीटा बाय ए रिलेटिव कॉस थीटा माइनस ए। अब इसमें सारा वैल्यू हमें पता रख देते हैं इसको, तो tan 60 डिग्री है ना, फाई का वैल्यू 60 दिया हुआ क्वेश्चन में, ए रिलेटिव डिवाइडेड बाय 2 साइन 30 डिग्री है, यहाँ पर ये cos 30 √3 होगा, तो √3 ए रिलेटिव बाय 2 माइनस ए, ठीक है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें हम ना, तो ये tan से √3 होता है, तो इधर मल्टीप्लाई होकर ये 3 ए रिलेटिव बाय 2 माइनस ये √3 टाइम्स ए आ जाएगा, यहाँ पर ए रिलेटिव बाय 2, आप इसको इधर ले आओगे तो ये आ जाएगा ए रिलेटिव, राइट, और राइट साइड में √3 टाइम्स ए। तो यहाँ पर ए रिलेटिव और √3 के बीच का रिलेशन हमारे पास आ गया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आएगा सेंटर ऑफ मास का होगा, जैसे अगर हम फोर्स के टर्म में बात करें तो जैसे नॉर्मल इस पे ये वेज इधर लगा रहा है और ये भी वेज पे इस तरफ लगाएगा, तो इस दोनों के लिए ये कैसा होगा, इंटरनल फोर्स होगा। और अगर हम एक्स डायरेक्शन में बात करें तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है, नहीं, सो एफ एक्सटर्नल अगर हम देखें तो ये 0 होगा अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नहीं, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और सिस्टम क्योंकि इनिशियली रेस्ट से शुरू हुआ है दोनों, तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा सेंटर ऑफ मास का, या आप ऐसा भी कह सकते कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं होगा सेंटर ऑफ मास का इन एक्स डायरेक्शन में। तो हम क्या लिखेंगे कि डेल्टा जो होगा, है ना, मतलब अगर हम लिखेंगे कि जो ए सी एम होगा, ए सी एम जो होगा एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये मेरा 0 होगा। अब यहां पर समझना है ध्यान से, ये हम एक्स डायरेक्शन में लिख रहे हैं क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो 0 होगा अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहाँ पर जो भी
नॉर्मल फोर्स इधर काम कर रहा है, उसके लिए इस दोनों सिस्टम का इंटरनल फोर्स होगा। इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है M प्लस कैपिटल M सिस्टम के लिए, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखिए इसका जो एक्सेलरेशन है, जब ACM लिखोगे तो वो क्या होता है, M1A1 प्लस M2A2 बाय M1 प्लस M2 होता है, राइट। तो अगर हम इसके रेस्पेक्ट में लिखे, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव बोले तो ये होगा M टाइम्स A, और इसके रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, ये होगा माइनस M टाइम A रिलेटिव कॉस थीटा, है ना, और माइनस A, राइट, इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। तो यहां से ये MA जो है MA रिलेटिव और कॉस थीटा माइनस A आ गया, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो M बाय M का जो रेशियो होगा ये A डिवाइड बाय A रिलेटिव कॉस थीटा माइनस A होगा। और ऑलरेडी हम लोग A रिलेटिव और A का रिलेशन निकाल चुके हैं यहां से, राइट। सो दिस इज A, और A रिलेटिव मेरा √3 टाइम्स A आया है, राइट। और कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है माइनस A। तो ये कितना आ जाएगा A, और ये आ गया 3A/2 माइनस A। तो आप देख सकते हो ये वैल्यू जो है डेफिनेटली कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। तो यहां भी हमने क्या किया, क्योंकि ये ग्राउंड फ्रेम में जो रिजल्टेंट पाथ है इस डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है, तो हमने क्या किया, हमने एक एक्सेलेरेशन जो दिया इस ब्लॉक का, इसके वेज के रेस्पेक्ट में लिया, और क्योंकि ये वेज के साथ ये ब्लॉक भी मूव कर रहा है, तो इसका जो एक्सेलेरेशन होगा, रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन होगा, वो ये जो A होगा वो A रिलेटिव इसका वेक्टर रिजल्टेंट होगा इन ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। अब क्योंकि रिजल्टेंट पाथ इधर फॉलो कर रहा है, तो ऑफकोर्स जो A रिलेटिव कॉस थीटा होगा वो A के रेस्पेक्ट में ये ज्यादा आएगा, ताकि एक कंपोनेंट इधर आ जाए और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो इधर होगा, और इस दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा इस पाथ को फॉलो करवाएगा, ठीक है। तो यहां से एक कंडीशन आ गया, और फिर हमने दूसरा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया वो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन उसको हमने 0 किया, और वो कॉन्सेप्ट लगा दिया हमने M1A1 प्लस M2A2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 को 0 करके वहां से कॉन्सेप्ट लगा दिया, और सिंपली यहाँ से A रिलेटिव और A में रिलेशन आया था उसको सिंपली हमने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है ना। तो आप सेंटर ऑफ मास का जो मेथड है उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमने दोनों ही मेथड डिस्कस किया। पहला जो मेथड था वो फंडामेंटल मेथड था, जो अगेन हमने ग्राउंड फ्रेम में देखा, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन को यूज करते हुए किया। और जो दूसरा मेथड था वो सेंटर ऑफ मास का मेथड था। एंड आई होप आपको दोनों ही मेथड बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर।